हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम टेबल। तो टाइम टेबल आजकल बहुत ऐसे चर्चा में आया हुआ है, स्पेसिफिकली केवीएस के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स और इनफैक्ट इंस्टा पे भी आप लोगों ने मैसेज कर रखे हैं कि कौन सा लेक्चर किसका होना चाहिए, मतलब कौन सा लेक्चर मैथ का हो, कौन सा पीरियड जो है इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, या मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, और हर स्कूल में तो अलग अलग टाइम टेबल होता है, तो हम कौन से जो है ऑप्शन सही रहेगा, एक जो राइट ऑप्शन होता है ना वो कौन सा रहेगा। तो देखिए इसमें एग्जैक्ट राइट ऑप्शन नहीं है, एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो हम ढूंढ सकते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जब डिस्कशन कर रही हूँ मैं वीडियो में, या क्लास जब आपकी चल रही हो, चाहे लाइव हो या वीडियो डल रही हो, तो उसमें जो डिस्कशन है, कॉन्सेप्ट है, उसको सुन लिया कीजिए। अगर आपने केवीएस की सारी वीडियोस में जो मैंने कराई थी उसमें कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, तो मैंने आपको वहां पे भी इसका जवाब एक तरीके से दे दिया था। बट स्टिल आप लोगों की बार बार जो है मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं एक बार फिर से इसको करवा देती हूँ। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जी, देखिए सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए जरूरत क्या है टाइम टेबल की, तो वो मैंने पहले ही बता रखी है, बट स्टिल स्मूथ कर देता है चीजों को, ऑर्डर में होती है चीजें, स्कूल का काम जो है वो प्रॉपर तरीके से चलता है। ठीक है, टाइम और एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती, क्योंकि सबके पास अपना अपना टाइम टेबल होता है, सबके पास, सबको पता होता है कौन से जो है लेक्चर उनका है, कब उनको क्लास में जाना है, वगैरह वगैरह। सो वेस्टेज नहीं होता टाइम का। इट इंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग टीचर्स। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको जितनी जरूरत है उस तरीके से काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिस सब्जेक्ट का जितना लोड होना चाहिए उस बेसिस पे सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। इट इंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज। तो मान लो मैथ्स का ज्यादा लोड है बच्चों पे और उनको नहीं समझ आ रहा, तो उनको दो जो है दे दी जाएंगी, दो लेक्चर दे देंगे मैथ्स वाले टीचर को। सो वो इक्विटेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी है कि हर एक का सिर्फ एक ही लेक्चर होना चाहिए हर सब्जेक्ट का, तो ऐसा नहीं है। ओके, सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा होना चाहिए। इट हेल्प्स इन एडजस्टिंग स्कूल वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पीपल। सो जो स्कूल का काम जो है उसको एडजस्ट करने में ये हेल्प करते हैं, जिस हिसाब से बच्चों की जरूरतें होंगी, और वो जरूरतें ऑब्वियसली एज के हिसाब से, क्लास के हिसाब से, तो वो सबके हिसाब से अलग अलग रहती हैं। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ गुड हैबिट्स। डिसिप्लिन में आ जाते हैं आप, कंटिन्यूटी में सेम चीज हो रही है, सो एक अच्छी हैबिट जो है वो फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी, और स्कूल को भी डिसिप्लिन मेंटेन करने में ये हेल्प करेगा। टाइप्स कौन कौन से रहेंगे, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कंसोलिडेटेड टाइम टेबल फॉर द होल स्कूल, पूरे स्कूल का एक बड़ा सा टाइम टेबल, उसमें टीचर्स का अलग से टाइम टेबल हो गया, जहां पे सिर्फ जो है टीचर के लिए कि इस टीचर के ये लेक्चर यहाँ यहाँ है, वो अलग से टीचर्स टाइम टेबल हो गया। जो हमें मिलता है वो क्लास टाइम टेबल हो गया, कि हमारी क्लास का कौन कौन सा टाइम टेबल है, या हमारा पहले से लेके आखिरी लेक्चर तक कौन कौन से लेक्चर्स होंगे। वेकेंट पीरियड्स का कौन सा टाइम टेबल होगा, इसके लिए भी रोज अलग से जो एडजस्टमेंट करते हैं ना, कि आज किसकी एडजस्टमेंट लगी है, अगर कोई टीचर लीव पे है तो वो टाइम टेबल अलग होगा, होमवर्क का टाइम टेबल अलग होगा, गेम्स का अलग, और को करिकुलर एक्टिविटीज का अलग। सो ये अलग अलग तरीके के टाइम टेबल्स हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, तो जब टाइम टेबल की कंस्ट्रक्शन की जाती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। सबसे पहला है टाइप ऑफ स्कूल, आपका स्कूल किस तरीके का है, आपकी डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस किस तरीके की हैं, रेगुलेशंस में भी क्या स्टेट गवर्नमेंट की चीजें आप फॉलो करते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आपका स्कूल आता है, या प्राइवेट स्कूल है, तो वो सारी चीजों पे डिपेंड करेंगी, सारी जो टाइम टेबल है हमारा वो। अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल, कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, स्कूल का कितना टाइम है, मतलब कई बार होता है ना कि मान लो स्कूल का टाइम जो है वो 8 से 2 है, क्यों है, और 8 से 2 कि सुबह टाइम, या फिर 9 से 2 लगा लीजिए, तो वो जितनी दूर के बच्चे आपके स्कूल में आएंगे, यानी बच्चों का जितना आने जाने का टाइम बढ़ेगा, उतना आपका स्कूल का टाइम कंपैरेटिवली कम होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, सो अमाउंट कितना अवेलेबल है टाइम, मतलब कितने घंटे क्लासेस लग रही हैं आपकी। रिलेटिव इंपॉर्टेंस और डिफिकल्टी ऑफ सब्जेक्ट, की इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है और डिफिकल्ट कौन सा है। तो इसमें हम दो तरीके के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक है कोर सब्जेक्ट और एक हो जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो इंपॉर्टेंट तो दोनों है, लेकिन डिफिकल्टी कोर वाले ज्यादा डिफिकल्ट हैं या ऑप्शनल वाले डिफिकल्ट, तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो जो ज्यादा डिफिकल्ट जो है हमारा सब्जेक्ट होगा, उस बेसिस पे उसका टाइम टेबल के कंस्ट्रक्शन में उसको डाला जाएगा। एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर, क्या एफिशिएंट टीचर्स हैं हमारे पास, वो चीज भी हम देखेंगे कि मैथ्स है तो डिफिकल्ट, लेकिन और स्ट्रेंथ भी हमारे स्कूल की बहुत है, बट टीचर वहां पे एक ही है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। एलिमेंट ऑफ फटीग वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से ही हमारा जो टाइम टेबल का क्वेश्चन निकलता है ना, कि
कौन सा लेक्चर किस टीचर का, मतलब कौन सा लेक्चर किस सब्जेक्ट का होना चाहिए, वो यहां से निकलता है एलिमेंट ऑफ फटीग से। फटीग क्या हो जाएगा इन रियलिटी, मतलब एक वो स्टेट ऑफ इनएबिलिटी होती है ना कि आप कंटिन्यूटी में काम किए जा रहे हो, सो उसकी वजह से थकान हो जाएगी आपको। अब वो थकान फिजिकल या मेंटल दोनों तरीके से हो सकती है, ठीक है। दूसरा, फटीग की वजह से आपकी अटेंशन और परसेप्शन, ये दोनों चीजें कम हो जाएंगी, यानी आप एकदम से चीजें नहीं समझ पाएंगे। आप जितना फ्रेश होंगे उतना ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। सो कुछ एक सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल में जो थोड़ा टायरिंग होते हैं, फटीगिंग होते हैं, मतलब उनकी वजह से आप जल्दी थक जाएंगे क्योंकि उसमें आपका मेंटल लेवल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। मान लो आप मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर रही हो, सो मैथ्स के अगर लेक्चर आपको बिल्कुल लास्ट में दिया जाए और सुबह से आप थके हुए हो, तो लास्ट में आपका मन नहीं करेगा ना उसको करने का, आपका दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा, राइट। जैसे कई बार मान लो मैंने 6-6 घंटे की या कोई मैराथन ले ली, सो एक पॉइंट पे जाके मेरा दिमाग भी थोड़ा टायरिंग फील करेगा कि मैं कहीं पे कुछ गड़बड़ ना बोल दूं, ओके। तो वो बहुत ध्यान से बैठना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि जितना ज्यादा थकान की तरफ आप जाएंगे आपका मेंटल स्ट्रेन और जो है मतलब एक हैवी मेंटल स्ट्रेन आपको वहां पे फील होगा, ठीक है। तो फ्रेश नहीं फील होगा। तो यानी ये कंक्लूजन यहां से निकलता है कि जो शुरुआत के लेक्चर्स होते हैं, या तो आप रिसेस से पहले के लगा लीजिए या शुरुआत के 3-4 लेक्चर्स आप लगा लीजिए, जो 3-4 पीरियड शुरू में होंगे जाते ही, उसमें हमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या टायरिंग सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए, क्योंकि बाद में तो बच्चा ऑटोमेटिकली थक जाएगा, ठीक है। सो वो चीज ध्यान रखनी है। इट हैज बीन नोटेड साइकोलॉजिकली, तो साइकोलॉजिकली जब नोटिस किया गया तो जो सेकंड और थर्ड पीरियड्स हैं वो बेस्ट माने जाते हैं। मतलब जब टाइम वो होता है ना कि आप मंडे टू सैटरडे काम कर रहे हैं और संडे को रेस्ट ले रहे हैं, तो संडे रेस्ट लेके जब आप आए स्कूल में, तो आपको अच्छा अच्छा फील हो रहा है ना, थोड़ा सा वार्मिंग अप, थोड़ा थोड़ा काम करना चाहेंगे। लेकिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसमें आप बहुत ज्यादा ऐसे एंथुजियास्टिक रहेंगे कि चलो ठीक है बहुत अच्छा काम करेंगे टाइप, ठीक है। तो वो सेकंड और थर्ड डे जो है, क्योंकि जब आप संडे से मंडे को स्कूल जाते हैं तो आप संडे वाले मोड में होते हैं, सो मंडे सिर्फ एक वार्म अप वाली तरीके वाली चीज हो गई कि ठीक है जाना है, ठीक है। और जब फ्राइडे सैटरडे आने लग गया तो आपको ये होगा कि संडे आने वाला है, सो वो जो बीच के 2-3 दिन बच गए ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे टाइप के, वो वाले प्लस सेकंड और थर्ड पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजिकली। बेस्ट काम जो है वो इनमें हो सकता है, ठीक है। तो जो सेकंड और थर्ड डेज हैं वीक के, वो बेस्ट डेज हैं जो मैंने अभी आपको बताया, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे या हाईएस्ट हम थर्सडे लगा लेंगे। सो हाईएस्ट मोमेंटम सेकंड और थर्ड पीरियड और सेकंड और थर्ड डेज में होगा, ये ध्यान रखना है। सेम जो मैंने अभी बताया, मंडे जो है वो हमारा ओनली द वार्मिंग अप डे होता है, और सैटरडे तो वर्स्ट होता है क्योंकि हमें ये होता है कल तो संडे है ना, तो सैटरडे को इतना मन ही नहीं लग रहा होता हमारा पढ़ाई में, ठीक है। अब इन्हीं के बेसिस पे जो हमने बोला ना साइकोलॉजिकली हमारा सेकंड और थर्ड जो है वो बेस्ट डे भी होते हैं और बेस्ट लेक्चर भी होते हैं। तो जब ये जो इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेजेस और मैथमेटिक्स, यानी इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक तो लैंग्वेज और एक मैथमेटिक्स, ठीक है। सो ये जो लेक्चर्स हैं लैंग्वेज और मैथमेटिक्स का, ये स्टार्टिंग में होने चाहिए जाते ही, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो लैंग्वेज का हो। यूजुअली जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होता है, जो मैंने आपको एनसीएफ एफएस भी करवाया था, उसके अंदर जो इलस्ट्रेशन दे रखी थी टाइम टेबल की, जो मैंने आपको मैराथन के टाइम पे भी करवाया था, आई डोंट नो आप लोगों को कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि आप जो है आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है उस बेसिस पे देखिए, क्योंकि हम हार्डली ऐसा नहीं बोल सकते कि फर्स्ट लेक्चर लैंग्वेज का होगा, सेकेंड मैथ्स का होगा, ओके। फर्स्ट भी मैथ्स का कहीं ना कहीं आ सकता है, बट यूजुअली ये ट्रेंड देखा गया है जितने भी एग्जाम्स अब तक आए हैं, सेकंड या थर्ड लेक्चर जो है वो मैथ्स का होना चाहिए। तो सेकंड और थर्ड में से जो भी ऑप्शन आपको दिखे उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। सो कंपैरेटिवली जो इलस्ट्रेशन एनसीएफ जो है एफएस में दे रखी है इस बार वाले में, जो स्पेसिफिकली 6 to 8 या जो 5th तक का टाइम टेबल का इलस्ट्रेशन उन्होंने दिया था, जो मैंने आपको दिखाया भी था, उसमें क्या था, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स को थोड़ा सा ऊपर रखा गया था, ओके। तो इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज कोई भी आपसे पूछी जाए तो उसको आप फर्स्ट पे रखने की ट्राई कीजिए, और मैथमेटिक्स को आप फिर सेकंड लेक्चर में ले सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स बच गए, आर्ट्स का हो गया, क्राफ्ट का या लिखने का, या साइंस की प्रैक्टिकल्स हो गई, क्योंकि प्रैक्टिकल्स इज समवट लाइक फन। जब आप बिल्कुल टायर्ड हो गए मैथ से, तब आप प्रैक्टिकल में भेज दीजिए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। सो वो सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब पॉइंट ये भी आ जाता है ना, हम ऐसे फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि हर क्लास का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं हो सकता ना मैथ्स, क्योंकि मान लो टीचर ही स्कूल में मैथ्स का एक है, सो हर एक क्लास का सेकंड लेक्चर मैथ्स कैसे हो सकता है, राइट। सो वो सारे फैक्टर्स जब आप दिमाग में लेके चलेंगे ना, उस हिसाब से आपको ऑप्शन के हिसाब से अप्रोप्रिएट आंसर देखना पड़ेगा। बट इतना ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट का लेक्चर आपको स्टार्टिंग में मिल गया और इंग्लिश और मैथ्स या हिंदी का लास्ट में मिल रहा है, ओके। सो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको आप आगे रखेंगे, और कोर सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, मैथ्स,
मैक्सिमम साइंस भी हम ले लेंगे बट मैथ्स के बाद में रखेंगे उसको। सो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स ये दो चीजें ध्यान रखिएगा जी, इनके लेक्चर शुरू में रखे जाते हैं। शुरू में अगर मैं बोल रही हूँ तो फर्स्ट टू थर्ड लगा के चलिए, उससे ज्यादा पीछे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। एक और चीज जो है वो यहाँ पे इस मटेरियल में दी हुई थी कि जो ड्यूरेशन है पीरियड की वो भी बहुत डिपेंड करेगी एज के ऊपर या फिजिकल कंडीशन प्लस सीजन के ऊपर भी। तो सीजन जो है अगर समर की बात करें सो पीरियड शुड बी शॉर्टर ड्यूरेशन एज कंपैरिजन टू विंटर। तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थकान जो है वो जल्दी हो जाएगी उससे। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया अभी अभी, दो चीजें, एक तो ये लैंग्वेज और मैथ्स वाला आप ध्यान रख सकते हैं, और जो गेम्स का है या जो बाकी लेक्चर्स है वो बाद में शिफ्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इससे भी आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है लैंग्वेज और मैथ्स वाले से, आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि कोर सब्जेक्ट का आपसे पूछा गया है या ऑप्शनल का पूछा गया है। अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैथ्स के पूछे गए हैं, ओके। और मैथ्स में भी आंसर जो एलडीसी वाला देखा था हमने, उसमें सेकंड लेक्चर दे रखा था मैथ्स का, ठीक है, आंसर जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर था। तो अगर मैथ्स को हम सेकंड लेके चल रहे हैं, दैट मींस जो कोर सब्जेक्ट्स है ना, जिनको पढ़ने में डिफिकल्टी आ सकती है, जो सबने पढ़ने ही हैं, ठीक है, वो कोर सब्जेक्ट शुरू में रखे जाने चाहिए। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है कि आपने आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ ले रखा है, किसी बच्चे ने गेम्स में पार्टिसिपेट कर रखा है, किसी बच्चे ने किसी और को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रखा है, सो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि लास्ट में जाके आप जो है वो उनको रखेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को। सो कोर सब्जेक्ट्स को पहले रखना है, थंब रूल। दूसरी चीज, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है जी। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स ऑब्वियसली रहेंगे, जो दिक्कतें हम फेस करेंगे, टाइम की दिक्कत होती है जो मैंने आपको बताया, टीचर की अवेलेबिलिटी की दिक्कत होती है कि अगर स्कूल में एक ही टीचर है तो हम कैसे सबको सेकंड लेक्चर मैथ्स का दे देंगे, राइट। तो जो है स्कूल बिल्डिंग किस तरीके की है आपकी, उस पर भी टाइम टेबल डिपेंड करेगा। ट्रेडिशनल एटीट्यूड किस तरीके का है, या पब्लिक यूटिलिटीज की कमी तो नहीं है कहीं। मान लो आपने साइंस के प्रैक्टिकल्स करने थे और लाइट चली गई, अब लाइट के बिना आपके प्रैक्टिकल्स या इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चल रहे तो वो दिक्कत रहेगी, ठीक है। या मान लो डिस्टिल्ड वाटर या वाटर चाहिए था आपको, आइस चाहिए थी एक्सपेरिमेंट करते टाइम, वो चीज नहीं मिल रही, आपको खत्म हो गई। सो वो सारी चीजें टाइम टेबल में एक कांस्टेंट बनेगी। टाइमिंग ऑफ द स्कूल डे जो मैंने आपको बताया कि मान लो बहुत दूर दूर से भी अब स्कूल की बसेस जा रही हैं, बच्चों को लेके आ रही हैं और टाइम से उनको घर भी ड्रॉप करना है, सो वो जो बीच का टाइम बचेगा वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर कई बार ये भी बोल देते हैं जो दूर वाले बच्चे उनको पहले भेज देते हैं, सो वो लास्ट में फिर आप जो है लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को रखेंगे या गेम्स वगैरह का लेक्चर रखेंगे। और टाइम टेबल से अडियर करके चलना भी अपने आप में एक कांस्टेंट बन जाता है कि हमें इसी फिक्स पैटर्न में चलना है। कई बार टीचर्स नहीं अवेलेबल होते, कई बार कुछ ना कुछ चीजें जो है वो गड़बड़ हो जाती हैं। सो टाइम टेबल में कांस्टेंट्स डेफिनेटली रहेंगे। आई होप आप लोगों को इससे ये समझ आ गया हो कि अगर आपके सामने इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सा डे बेस्ट है, कौन सा जो है लेक्चर बढ़िया है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो वो आप अप्रोप्रिएटली थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सोच के, बीइंग अ टीचर आपको सोचना है और फिर आप उसका आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है जी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर। चलो शेयर करने में आप लोगों को थोड़ी सी ऐसे हो जाता है कि अच्छा वो भी करना पड़ेगा, चलो लाइक और वो है सब्सक्राइब जो है वो आप कर दीजिए, ठीक है। अपना काम तो कर ही सकते हैं, दूसरे को मत भेजिए, कोई बात नहीं। चलिए जी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।